हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, गॉस लॉ। फ्लक्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लास 12th का फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जहां पे कूलम्ब साहब फेल हो जाते हैं, नहीं बता पाते हैं उस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड, उस रीजन के बारे में कौन बताते हैं? गॉस लॉ। गॉस का इंपॉर्टेंस है बच्चे, क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों? क्योंकि ये हर रीजन में एप्लीकेबल है। तो देखिए हम लोग करते हैं स्टार्ट, क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलेंगे इसको बच्चे? फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो देखिए इसको हम लोग कोशिश कीजिए। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना पास होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इतना ये नहीं याद रखे आप लोग, ये याद रखे, इट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल एरिया वेक्टर। सबसे इजी डिफिनेशन है बच्चे। क्यों? क्योंकि आप लोग को हम बार बार बोले हैं कि फॉर्मूला बेस्ड डिफिनेशन बनाइए ताकि आपको याद नहीं करना पड़े, बस सोचना पड़े। क्योंकि फिजिक्स केयरिंग सब्जेक्ट है, कितना चीज याद रखेंगे बच्चे? बहुत बहुत फॉर्मूला है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, बहुत चीज है, इंग्लिश है, बहुत चीज पढ़ना पड़ता है। इसलिए कोशिश कीजिए कम से कम याद करने का। हाँ, जिसका ट्रिक नहीं है, रटना ही पड़ेगा तो एमटीआर कीजिए, मारो टोटल रट्टा। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने जा रहे हैं, क्या होगा? इट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल एरिया वेक्टर, एंड नॉर्मल एरिया वेक्टर। क्यों नॉर्मल एरिया वेक्टर लिखे बच्चे? वेक्टर इसलिए नॉर्मल का वर्ड हम दिए। क्यों नॉर्मल का वर्ड दिए? इसलिए दिए बच्चे क्योंकि यहाँ वेक्टर को हम लोग, एरिया को वेक्टर कंसीडर्ड करने जा रहे हैं। क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो चीज का पढ़े हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो तरह का होता है। कौन कौन पढ़े थे हम लोग बच्चे? क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज स्केलर देता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज वेक्टर देता है। अगर दो वेक्टर को वेक्टर बनाना है तो क्रॉस लेना होगा, और अगर दो वेक्टर को स्केलर बनाना है तो डॉट लेना होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया बच्चे? स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैथमेटिकली फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट क्या होगा? डेल्टा एस होगा। ये होगा ई डॉट डेल्टा एस, वेयर फाई ई इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ई जो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और डेल्टा एस क्या हो गया? चेंज इन नॉर्मल एरिया वेक्टर हो गया। चेंज इन नॉर्मल एरिया वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बच्चे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे या स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, स्केलर फॉर्म लिख देते हैं। अगर स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू बच्चे होगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा। कॉस थीटा, जहां पे थीटा जो होगा बच्चे एंगल होगा बिटवीन ई एंड डेल्टा एस का। ई और डेल्टा एस के बीच का एंगल होगा बच्चे।
ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए, क्या है, इज ए स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है बच्चे याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, दोनों हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी हो सकता है। ये हम अभी दिखाते हैं कैसे होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। हम लोग देखें कि फाई इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस है। ई इंटू डेल्टा एस को हम लोग ई डेल्टा एस कॉस थीटा लिखे। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन है ई और डेल्टा एक्स का। आया बात समझ में। हम लोग डायरेक्शन भी देखेंगे नॉर्मल एरिया वेक्टर का, एक एक पॉइंट देखने वाले हैं बच्चे। क्यों, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताए, क्योंकि जहां पे गॉस साहब, जहां पे कूलम्ब साहब एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे गॉस साहब एप्लीकेबल हैं। इसी कारण से जैसे देखिए, मान लेते हैं ये प्लेन है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है बच्चे, ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। किसी एक पॉइंट को लिखते हैं ना, तो ये ले लेते हैं हम। तो क्या होगा, नॉर्मल एरिया वेक्टर जो होगा बच्चे, ये है डेल्टा एस एन, या एन कैप ले लेते हैं। एन कैप मतलब ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। क्या है, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर जो होता है, नॉर्मल एरिया वेक्टर जो होता है, या नॉर्मल यूनिट वेक्टर लिखिए, नॉर्मल यूनिट वेक्टर अच्छा रहेगा। यूनिट वेक्टर जो होगा ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस के। और डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एरिया वेक्टर जो होगा, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एरिया वेक्टर, नॉर्मल एरिया वेक्टर जो होगा इस सेम होगा इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। जिधर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, क्या बोले, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एरिया वेक्टर इज सेम होगा इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, दोनों का सेम होगा। तो देखिए, तो इसका एंगल के साथ परपेंडिकुलर लेंगे तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा एंगल के साथ, और एंगल के परपेंडिकुलर अगर हम लोग लेंगे बच्चे तो ये ई साइन थीटा। तो हमको इससे मतलब नहीं है, ई से मतलब है। तो इसीलिए फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा एस ई कॉस थीटा। इसी को हम लोग ई डेल्टा एस कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए स्पेशल केस फर्स्ट लेते हैं। स्पेशल केस फर्स्ट क्या बच्चे हम लेते हैं, कि मान लेते हैं कि इफ वेक्टर ई एंड वेक्टर डेल्टा एस आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन का माने करने का मतलब बच्चे, दैट इज पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर, ईच अदर एक दूसरे के पैरेलल है। अगर हम लोग मान लेंगे जब पैरेलल होगा, तो उस केस में मान लेते हैं ये है, देखिए ये प्लेन है, इसका ये प्लेन वेक्टर है। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इधर होगा, और नॉर्मल एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है।
एन कैप है, तो इस केस में थीटा 0 होगा बच्चे, और cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इस केस में फाई ई बराबर ई डेल्टा एस cos 0 डिग्री, मतलब ई डेल्टा एस होगा। इस केस में फाई जो होगा यानी फ्लक्स जो होगा मैक्सिमम होगा, और क्या होगा बच्चे पॉजिटिव होगा। तो आप लोग से पूछेगा कोई कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, तो बोलिएगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब हम एक पैरेलल होगा, तो उस केस में क्या होगा फ्लक्स मैक्सिमम होगा, मतलब उस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस करेगा। आया बात समझ में? चलिए हम लोग स्पेशल केस सेकंड देखते हैं। क्या बोले बच्चे, व्हेन E एंड डेल्टा S मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल एरिया वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, यानी दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब कहने का मतलब बच्चे, मान लेते हैं ना हम लोग एक सिलेंडर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है बच्चे। देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे तो जो होगा मान लेते हैं प्लेन सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एरिया वेक्टर सेम होगा। यहाँ पे भी बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और नॉर्मल एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। ये रीजन मान लेते हैं फर्स्ट है, ये रीजन सेकेंड है, लेकिन ये रीजन थर्ड जो होगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लेते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लेते हैं इधर है, लेकिन नॉर्मल एरिया वेक्टर देखे तो परपेंडिकुलर है ना, ये रीजन 3 में, और ये रीजन देखे तो 4 में भी ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बच्चे, या आपसे फिगर ऐसा बोलेगा, देखिए ऐसा बोल देगा बच्चे, ये मान लेते हैं ना प्लस, हम आगे बताएंगे गॉसियन सरफेस क्या होता है, प्लस रॉड है, प्लस चार्ज है रॉड पे, तो चार्ज है प्लस, तो अगर गॉसियन सरफेस कैसा होगा, अगर लाइन चार्ज है तो बच्चे गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, और अगर पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगा। ये गॉस साहब बोले थे कि ऐसा एक इमेजिनरी रीजन हम लोग मान लेंगे, तो हम मान लेते हैं ना कि ये सिलिंड्रिकल गॉसियन रीजन लिए, ये रीजन है, ठीक है, ये इसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चे इस रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से हमेशा दूर जाता है, पॉजिटिव से निकलता है। नॉर्मल एरिया वेक्टर भी देखिए इस पे परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जाएगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल एरिया वेक्टर बच्चे देखिए तो इस पे परपेंडिकुलर है, ये रीजन फर्स्ट, ये रीजन सेकेंड, और ये रीजन थर्ड। तो इस पे क्या होगा, फाई जब मान लेते हैं थीटा जब 90 होगा तो फ्लक्स क्या होगा बच्चे, 0 होगा। तो इस केस में फाई ई बराबर जो होगा ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू नो एनी फ्लक्स।
मतलब अगर कोई नॉर्मल एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे परपेंडिकुलर है या कोई कर्व सरफेस अवे फ्रॉम द व्यूअर साइड है तो उस पे परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल एरिया वेक्टर, तो उस पे क्या होगा बच्चे, फ्लक्स आपको नहीं मिलेगा, जीरो फ्लक्स होगा। आए बात समझ में। अब देखिए स्पेशल केस 3, when E and delta S are anti-parallel, anti-parallel मतलब that is opposite direction, opposite डायरेक्शन हो, तो उस केस में थीटा क्या होगा बच्चे, थीटा जो होगा 180 डिग्री और cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है। कब होगा, मान लेते हैं फ्लक्स बोलेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक फेस दे देगा क्यूब का, मान लेते हैं ना पॉजिटिव प्लेट दे देगा बच्चे, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा, तो अगर निगेटिव हम लोग नॉर्मल एरिया वेक्टर लेंगे तो निगेटिव होगा ना, तो अगर cos जैसे कि फाई ई बराबर हम लोग लेंगे बच्चे ई डॉट डेल्टा एस लेंगे, तो इज इक्वल टू ई डेल्टा एस cos 180 डिग्री, तो इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एस होगा, इक्वल टू निगेटिव होगा, मतलब मिनिमम फ्लक्स मिलेगा। अगर अपोजिट है मतलब नॉर्मल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है तो उस केस में फ्लक्स मिनिमम होगा और क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो आप लोग के दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि आप लोग पढ़े हैं कि स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो देखिए बच्चे, हम लोग 12th में 11th में इतना ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो पढ़ रहे हैं उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। हम लोग बोल चुके हैं कि सिर्फ अगर कोई वेक्टर है तो उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से नहीं होगा, उसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना होगा। और अगर स्केलर है तो स्केलर में दो कंडीशन है, ओनली मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो सकता है, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। तो जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है वो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। आया बात समझ में। चलिए देखिए, इसको हम लोग देख लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइनाइट सीट के लिए, फाइनाइट चार्ज के लिए कैसा होगा, तब हम लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एरिया वेक्टर देखेंगे, किस टाइप्स का क्वेश्चन आएगा उसको देखेंगे। क्योंकि आज लगता है हम लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे तब गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे। क्योंकि उस पे क्वेश्चन तो हर टाइप का हम लोगों को करना होगा ना बच्चे, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए, ऑफ फाइनाइट सीट सरफेस के लिए। फाइनाइट मतलब ऐसा सरफेस जिसका बड़ा हो, मतलब उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई बराबर क्या होगा बच्चे, देखिए ई डॉट डी एस लिखेंगे। इसी को हम लोग फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ये 1 मिनट ऐसे दिखाते हैं, ई डी एस और ई डी एस कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। और अगर फोर मान लेते हैं, फोर फाइनाइट का बात कर रहे हैं तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस या ई डी एस कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कर सकते हैं, ये भी। तो क्या इससे पता चला कि क्लियरली पता चला कि एरिया जो होगा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर, मतलब दैट इज नॉर्मल यूनिट, नॉर्मल एरिया
इज गिवन बाय, क्या देगा हम लोगों को, गिवन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। क्या देगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा, ये देगा। तो देखिए बच्चे ये फ्लक्स देगा, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट जानते हैं ना बच्चे। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कि इफ, मान लेते हैं इफ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इफ ई बराबर जो है ना हम लोगों को, मान लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू मान लेते हैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है। हम लोगों से बोल दे बच्चे फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बोलते हैं हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। तो देखिए बच्चे हम लोग गिवन में क्या करेंगे, गिवन में तो E इज इक्वल टू हम लोगों को 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप दिया हुआ है, और डेल्टा S इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप दिया हुआ है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा एस। तो E का वैल्यू क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और डॉट क्या होगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये है। तो देखिए बच्चे हम लोग आप लोग को बोले थे ये चीज याद रखने के लिए, क्या याद रखने के लिए, ये डॉट है बच्चे। हम आप लोग को बोले थे एमटीआर करने के लिए, क्या कि डॉट प्रोडक्ट, अगर दो यूनिट सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के अगर बोलेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। या आई डॉट जे बोलेगा या जे डॉट के बोलेगा या के डॉट आई बोलेगा, उसका वैल्यू क्या होगा बच्चे, 0 होगा। डिसिमिलर अगर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो 0 होगा, और दो सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो 0 होगा। सॉरी, दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो 1 होगा, और दो डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो 0 होगा। और ये भी जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू क्या है, 2i कैप 3j कैप 4k कैप डॉट i कैप 2j कैप प्लस k कैप दिया हुआ है बच्चे। तो देखिए तो i डॉट i कितना 1, तो 2, j डॉट j कितना 1, तो 2 इंटू 3 6, और k डॉट k कितना 1, तो 4, ये हो गया 12 हो गया। अब यूनिट देखना है हम लोगों को, तो यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं हम लोग ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तब डायमेंशन देख लेंगे, तब आएंगे हम लोग इसके टाइप्स पे। नॉर्मल एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखेंगे, तो क्या बोले, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए यहां पे यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ऐसा यूनिट ऑफ नॉर्मल एरिया वेक्टर। तो क्या होगा ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे, न्यूटन बटे कूलम होता है। क्या होता है, न्यूटन बटे कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ई बराबर एफ बटे क्यू होता है। यहाँ पे कूलम होगा बच्चे, तो ये हो गया न्यूटन, ये हो जाएगा 12 न्यूटन
मीटर स्क्वायर बटे कूलम। तो देखिए तो न्यूटन कूलम इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। या ये हो गया एक, या दूसरा होता है वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू वोल्ट मीटर या वी एम। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट जो हो गया बच्चे ऑफ फ्लक्स जो हो गया फ्लक्स फाई ई बराबर, तो क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम या वोल्ट मीटर, या वोल्ट मीटर, ये होगा यूनिट। आ गया बात समझ में। अब देख लेते हैं इसका डायमेंशन क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग डायमेंशन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स क्या होगा डायमेंशन बच्चे, तो न्यूटन का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, फोर्स का हो गया। मीटर स्क्वायर का क्या होगा बच्चे, एल टू होगा। अब बटे कूलम का याद है Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, I इंटू टी होता है। तो कूलम तो A भी क्या है, I भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, और टाइम भी तो AT। ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए ये बेस पावर सेम है, तो बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, तो ml पे पावर 3 t माइनस टू अब बटे AT। अब देखिए यहाँ पावर 1 है, अब बेस सेम है तो ऊपर जाके डिवाइड है तो सब्ट्रैक्शन होगा, m l पे पावर 3 t पे पावर, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3 और a पे पावर -1, ये इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डायमेंशन आप लोग को तो पढ़े होंगे अच्छे से। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एरिया वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एरिया वेक्टर, अगर कोऑर्डिनेट में देख लेते बच्चे, अगर बोलेगा ना कि नॉर्मल एरिया वेक्टर जो है एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, बोलेगा क्या नॉर्मल एरिया वेक्टर किधर है बच्चे, एक्स वाई प्लेन में। तो याद है नॉर्मल एरिया वेक्टर जो होता है यहाँ पे एक्स वाई जेड का बात कर रहे हैं, तो एक्स वाई जेड जो होता है कोऑर्डिनेट तीनों एक दूसरे के क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। तो अगर एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस पर। अगर एक्स वाई प्लेन है तो किसके परपेंडिकुलर होगा, जेड एक्सिस के। तो जेड एक्सिस के लंब कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते थे, के कैप। और अगर वाई जेड प्लेन है तो वाई जेड प्लेन है तो किसके लंब परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल एरिया वेक्टर, एक्स एक्सिस के लंब, तो आई कैप हो जाएगा। और एक्स जेड प्लेन है तो किधर होगा नॉर्मल एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस के लंब जे कैप हो जाएगा। तो ये हो गया आई कैप, जे कैप और के कैप। आया बात समझ में। ऐसे ही याद कीजिए कि अगर एक्स वाई प्लेन है तो बच क्या रहा है, जेड एक्सिस, तो जेड के लंब होगा। और अगर वाई जेड प्लेन है तो किधर होगा, क्या बच रहा है, एक्स एक्सिस, तो आई कैप होगा। और एक्स जेड प्लेन है तो क्या बच रहा है,
बताइए, y एक्सिस तो किधर होगा, y एक्सिस के लॉन्ग जे कैप होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर अगर x एक्सिस के लॉन्ग कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो यूनिट वेक्टर क्या करेंगे, i कैप होगा, और अगर y एक्सिस के लॉन्ग होगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर में तो j कैप होगा, और अगर z एक्सिस के लॉन्ग है तो k कैप होगा, और एंगल होगा तो अल्फा बीटा गामा। हम लोग डायरेक्शन कोसाइन पढ़े हैं। अब बोलेगा कि अगर नॉर्मल एरिया वेक्टर जो है एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, जैसे कि मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एरिया वेक्टर ऐसे बोलेगा, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एरिया वेक्टर along y z y x प्लेन, y x प्लेन बोलेगा तो y x प्लेन तो क्या होगा, along z एक्सिस k कैप होगा, या along z एक्सिस होगा। ठीक है, अब आप लोग से पूछेगा कि डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एरिया वेक्टर नॉर्मल एरिया वेक्टर बोलेगा क्या, वाई जेड प्लेन का, वाई जेड प्लेन का तो किधर होगा बच्चे, वाई जेड प्लेन में तो आई कैप होगा, मतलब एलोंग एक्स एक्सिस होगा। और आपसे पूछेगा डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एरिया वेक्टर वेक्टर वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन तो किधर होगा बच्चे, जे कैप होगा, मतलब एलोंग वाई एक्सिस होगा। ये है, जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं कि इफ E इज इक्वल टू, मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं ना हम लोग, 6i कैप 3j कैप और 4k कैप मान लेते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेगा, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, फ्लक्स थ्रू ए सरफेस थ्रू ए सरफेस, क्या सरफेस, थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स है। ठीक है बच्चे, क्या है, 20 यूनिट्स है इन वाई जेड प्लेन, किसमें है, इन वाई जेड प्लेन। देखिए ये क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देंगे, तो देखिए क्या होगा बच्चे गिवन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग लिख लिए क्या, 6i कैप 3j कैप 4k कैप। ठीक है, अब क्या है, थ्रू ए सरफेस ऑफ 20 यूनिट्स है, तो एरिया डेल्टा एस इज इक्वल टू एरिया 20 यूनिट्स है, किधर है बच्चे, वाई जेड प्लेन है, कहाँ है वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन तो क्या होगा, किधर होगा, आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई बराबर क्या लिखेंगे, ई डॉट डेल्टा एस, तो ई 6i कैप 3j कैप 4k कैप और डॉट, इसको आपको संतुष्टि के लिए तो 20i या प्लस 0j और प्लस 0k कर लीजिए, तो देखिए तो i डॉट आई तो कितना हो जाएगा 120, और ये सब तो जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा, न्यूटन, याद है क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, या 120 वोल्ट मीटर, यही हो गया आंसर। आया बात समझ में। ठीक है बच्चे, देखिए इसको मिटाते हैं, ठीक है बच्चे,
तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे गॉसियन सरफेस के बारे में। गॉसियन सरफेस क्या होता है बच्चे? वैसा इमेजिनरी सरफेस जहां पे कोई चार्ज पाए जाने की क्या है, पॉसिबिलिटीज है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। क्या लिखे हैं, देखिए एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, गॉसियन सरफेस। जैसे कि मान लेते हैं कोई हम क्लोज सरफेस ले लिए, ये सरफेस है, मान लेते हैं इसको हम लोग एनी क्लोज सरफेस बोलते हैं, इसी को गॉसियन सरफेस बोलिए ना, गॉसियन सरफेस। तो मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, बाहर Q5 है, Q6 है, Q7 है, Q8 है। तो गॉसियन सरफेस ओनली एप्लीकेबल होगा, क्या होगा, टोटल चार्ज जो होगा इज इक्वल टू, क्या होगा बच्चे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 होगा, बस यही होगा। क्यों, मतलब टोटल चार्ज होना चाहिए इनक्लोज द गॉसियन सरफेस, उसी को काउंट करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं गॉसियन सरफेस अगर 4 पॉइंट चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज के लिए क्या बोले गॉस साहब कि अगर कोई पॉइंट चार्ज Q है तो क्या बोले, कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे, स्फेरिकल लेंगे। कैसा लेंगे बच्चे, स्फेरिकल, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे। और अगर बोले कि कोई लाइन चार्ज है, क्या बोले बच्चे, लाइन चार्ज है, पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी चार्ज हो, तो कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे ताकि उसको कवर अप कर लिया जाए, कैसा बोले थे, सिलिंड्रिकल। कैसा, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है बच्चे, ये हो गया। और अगर कोई सीट ले लेते हैं हम लोग, अगर कोई स्क्वायर सीट ले लेते हैं, स्क्वायर सीट ले लेते हैं, ये मान लेते हैं बच्चे स्क्वायर सीट ले लेते हैं, एक थिक सीट और प्लेन सीट नहीं, स्क्वायर सीट ले लेते हैं, ये सीट है। तो कैसा लेना होगा गॉसियन सरफेस, क्यूब होगा, क्यूब होगा, कैसा होगा, क्यूब गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन सरफेस होगा। ठीक है बच्चे, क्यूब गॉसियन सरफेस होगा। और अगर सिलिंड्रिकल सीट है, अगर रेक्टेंगुलर सीट है, रेक्टेंगुलर अगर सीट है बच्चे, मान लेते हैं रेक्टेंगल का सीट है, तो कैसा लेना होगा बच्चे, क्यूबॉइड गॉसियन सरफेस लेंगे, क्यूबॉइड लेंगे, कैसा, गॉसियन सरफेस लेंगे। ये हम बता रहे हैं कि कैसा गॉसियन सरफेस हम लोग लेंगे। ठीक है बच्चे। और अगर थिक सीट होगा, थिक चार्ज सीट होगा, अगर थिक होगा, मान लेते हैं ये थिक चार्ज सीट है, ठीक है बच्चे, ये थिक चार्ज सीट है, इस पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है, तो हम लोग कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे, सिलिंड्रिकल लेंगे गॉसियन सरफेस। कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। इस सब का डेरिवेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। और अगर थीन सीट ले लेंगे, थीन सीट, थीन चार्ज सीट, थीन पतला चाहे कॉपी का मान लेते हैं ना, पेज ले लेते हैं हम लोग, आपसे थीन बोलेगा, देखिए ये ऐसा है, तो इसमें भी कैसा होगा गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। तो इसको भी हम बोल सकते हैं क्या, सिलिंड्रिकल
गॉसियन सरफेस लेंगे। ठीक है, ये लेंगे हम लोग। कोई दिक्कत है? देखिए, तो इसको अब हम मिटाते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए क्वेश्चन है एक सिलेंडर है, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर को प्लेस किया गया है विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू फील्ड। तो कह रहा है कि ये प्रूव करो सो दैट, ये दिखा दो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए हम रीजन लेते हैं बच्चे, यहाँ रीजन इसको फर्स्ट मान लेते हैं ये पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखिए इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो नॉर्मल एरिया वेक्टर इस सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना बच्चे, ये परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे इस कर्व सरफेस में हमेशा नॉर्मल एरिया वेक्टर जो होता है कर्व सरफेस या प्लेन सरफेस में परपेंडिकुलर होता है और अवे फ्रॉम इट होता है, अंदर की तरफ नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है बच्चे और नॉर्मल एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। तो ये रीजन 2 हो गया। ठीक है, और देखिए ये कर्व सरफेस है तो ये रीजन क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर है। नीचे भी दिखा सकते हैं लेकिन सिमेट्री फिगर है इसलिए कोई एक ले लीजिए। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि क्या इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया। तो देखिए तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स। हम लोग जानते हैं बच्चे कि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है, तो अलजेब्रिक सम होगा। तो क्या होगा, ई क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ds किसके लिए, रीजन फर्स्ट के लिए। फिर किसके लिए ले सकते हैं बच्चे, ई डॉट ds रीजन सेकेंड के लिए। आप ये भी लिख सकते हैं राइट प्लेन सरफेस, लेफ्ट प्लेन सरफेस, कर्व प्लेन सरफेस, जैसे आपको सुविधा हो वैसे लिख सकते हैं। अब प्लस रीजन ये 3 हो गया, ई डॉट ds। बच्चे यहाँ पे आप देखिए रीजन 3 में थीटा कितना है, ई और ds के बीच का एंगल थीटा कितना है बच्चे, 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितना है रीजन 2 में, देख लीजिए तो, सॉरी ये रीजन 2 है बच्चे, रीजन 2 में कितना है थीटा बराबर, देखिए तो अपोजिट है ना बच्चे, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ पे थीटा क्या है, 0। इलेक्ट्रिक हमेशा एंगल देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एरिया वेक्टर के बीच का। तो देखिए तो ये फ्लक्स हो गया बच्चे, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ये हो गया रीजन फर्स्ट। ये हो गया क्या बच्चे, ई डी एस कॉस 180 डिग्री, ये रीजन सेकेंड है। और ये ई डी एस क्या हो गया, ई डी एस कॉस 90 डिग्री, ये रीजन थर्ड हो गया। तो ये तो 0 हो गया, तो ये ई डी एस हो गया। ठीक है, ये ds हो गया, ई तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, यहाँ पे भी ई बाहर आ गया और ये माइनस क्या हो गया, ds हो गया और ये 0 हो गया। तो देखिए तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया a है, मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है उसके सरफेस का, तो ये ea हो गया और माइनस ये बाहर आ जाएगा तो ये भी ea हो जाएगा। क्योंकि अगर माइनस बाहर लेंगे और ये ds लेंगे बच्चे तो ea माइनस ea इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए तो यही बोल रहा था हम लोगों से प्रूव करने के लिए, ठीक है, कि 0 है कि नहीं। तो आ गया, समझ में आ गया ना कि कैसे लेंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग जल्दी देख लेते हैं, ठीक है बच्चे। देखिए बच्चे ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या बोल रहा है, सर्कुलर प्लेन शीट है और रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। पहले जो दिया हुआ है उसको गिवन लिख लीजिए। गिवन में क्या देखा है, देखिए तो ये सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस क्या दिया हुआ है सर्कुलर प्लेन शीट का, 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 अब बाय 100 इसको मीटर में कर लीजिए कन्वर्ट, तो 0.1 मीटर होगा। तो एरिया क्या होगा जब सर्कुलर है, तो एरिया इज इक्वल टू इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। तो पाई आर स्क्वायर 3.14 और आर का 0.1 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो 3.14 इंटू 0.1 इंटू 0.1,
तो इसको क्या कर सकते हैं 314। देखिए तो 0.0 तीन जीरो का डेसिमल, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये 0.34 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये पता चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना होगा 0.1 इंटू 0.1, तो 0.001 होगा इंटू इतना, तो इसीलिए हम 3 डेसिमल पे ले लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। और देखिए मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड दिया हुआ है, तो कैलकुलेट द, देखिए फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मान लेते हैं ना ऐसे है, नॉर्मल एरिया वेक्टर जो है फील्ड के साथ, मतलब थीटा जो होगा बच्चे क्या हो गया, नॉर्मल एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किसके क्या बोले, नॉर्मल एरिया वेक्टर जो होता है बच्चे ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉर्मल एरिया वेक्टर है, ये n है, ये n है, नॉर्मल एरिया वेक्टर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे, तो ये एंगल जो है बच्चे 60 डिग्री का बना रहा है। ये एंगल 60 डिग्री का जब बना रहा है तो विद द फील्ड के साथ बना रहा है, विद द फील्ड, ये वाला देखिए तो मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, विद द फील्ड है बच्चे, फील्ड के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो हमको E और N के बीच का एंगल चाहिए, तो ये एंगल हमको चाहिए ना बच्चे। देखिए तो एंगल 60 डिग्री का ये बना रहा है बच्चे, ये वाला एंगल फील्ड के साथ, देख लीजिए मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड, ये 60 डिग्री बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 30 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E डेल्टा S या E ए कितना पढ़े थे हम लोग cos थीटा, यही ना पढ़े थे, E डॉट ए, इसी को तो E a cos थीटा बोले थे। तो फाई E इज इक्वल टू बच्चे E का वैल्यू कितना है, E का 5 इंटू 10 टू द पावर 5 है, A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.314 इंटू cos 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू लिख लीजिए 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 0.314 इंटू √3/2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, देखिएगा आंसर कुछ क्या आएगा आप लोग का 1.36 इंटू 10 टू द पावर 4 आएगा। क्या आएगा 1.36 इंटू 10 टू द पावर 4, ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बच्चे, तो ये देखिए आप लोग क्या पकड़ना होगा, यहाँ पे क्या कर रहा था कि एक सर्कुलर प्लेन शीट है, सर्कुलर प्लेन शीट है जिसका देखिए सर्कुलर प्लेन शीट, सर्कुलर ऐसा प्लेन शीट है, तो ये नॉर्मल एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये नॉर्मल एरिया वेक्टर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना डिग्री का 60 डिग्री का, तो हमको ये एंगल चाहिए था इसलिए हम 30 डिग्री निकाले हैं। ठीक है बच्चे, तो देखिए हम लोग आज सिर्फ फ्लक्स के बारे में ही पढ़े, नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम लेके मिलेंगे, गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, गॉस क्या होता है, उस पे क्वेश्चंस कैसा आएगा, किस टाइप्स का आएगा, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी उस पे डिस्कशन हम लोग करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, बाय।